बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने हमाद अज़हर साहब को वफाकी वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया है। कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से इनका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और जो वज़ीर ख़जाना है हमाद अज़हर साहब, जिनके पास पहले रेवेन्यू का कलमदान था, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन का था, अब ये अहम जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी गई है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमाद अज़हर साहब की मुलाकात भी हुई। उन्होंने वज़ीर आज़म का इन पर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया और साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब का इनको ये कहना था कि उनकी कोशिश होनी चाहिए इस फाइनेंस मिनिस्टर के आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात उठाए जाएं। खुद हमाद अज़हर साहब का ये अज़म है कि कोरोना वायरस की तीसरी वेव, जिसमें हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो ग़िज़ा की चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, वो डिस्टर्ब हो रही है और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका अज़म यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जो मुआशी झटके लोगों को पड़ रहे हैं, इसमें कमी लाने के लिए अमली इकदामात उठाएं। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी यही हुई कि ताबिश गौहर साहब को मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिया गया है। ताबिश गौहर साहब, इससे कबल उनके पास पावर का महकमा था, अब उन्हें पेट्रोलियम में ले आए हैं। आपके इल्म में है कि नदीम बाबर साहब को भी हटा दिया गया है और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्हें भी इस मनसब से हटा दिया गया। एक अहम असाइनमेंट मिली है इस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में। ये तीसरे वज़ीर ख़जाना है। असद उमर साहब थे, हफीज़ शेख साहब और हमाद अज़हर साहब। इस हवाले से ज़रूर जानेंगे कि इनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी और क्या चेंज और नई इकनॉमिक टीम की क्या तरजीहात होंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खौफनाक हद तक बढ़ रही है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 100 अमवात हो चुकी हैं और 24 घंटों में 4000 से ज़्यादा लोगों को यह वायरस लाहक हो चुका है। अब अनफॉर्चुनेटली बच्चों में भी इसमें जो है उसकी तशख़ीस हो रही है। लाहौर में, इस्लामाबाद में 10 साल से कम उम्र बच्चियों और बच्चों में हज़ारों की तादाद में बच्चे से इन्फेक्ट हो रहे हैं। बल्कि इस्लामाबाद में तो 7 दिन के बच्चे को भी कोरोना वायरस जो है डिटेक्ट हुआ है। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। साथ में जो लाहौर से ख़बर आ रही है कि हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी कोरोना वायरस से मुतासर हो रही हैं। इस हवाले से भी हमने जो इकॉनमी है, क्योंकि जब ये हो रहा है तो हमने देखा कल पंजाब हुकूमत, आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर रहे हैं। दुकानें 6 बजे तक बंद होंगी। इसके अलावा आपके इल्म में है कि 2 छुट्टियाँ होंगी और जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है, इसको भी मुअत्तल किया जा रहा है। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन पर भी बंदिश है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है, साथ में इस हवाले से बताते हुए, अच्छी खबर यह है कि रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है अमरीकी डॉलर के मुकाबले में। और मार्च में 5 रुपए का जो है ना, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ इस रवां माह में। और 153 रुपए पे अब जो है वो $1 की कीमत, आपके इल्म है कि 160 और तक भी गई थी, अब 153 पर आना है। इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा, मार्केट का जो बिहेवियर है, इसकी वजूहात और असरात क्या है, इस पर भी प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शानदाना गुलजार खान साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मईशत हैं और जो इस हवाले से उनकी गहरी नज़र है, आपको वेलकम करेंगे टेलीफोन लाइन पर। मुजम्मिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं आपकी इजाज़त से शानदाना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, तीसरे वज़ीर ख़जाना साहब आए हैं। हमाद अज़हर साहब अगरचे ये बजट तो पेश कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है इससे पहले अब्दुल हफीज़ शेख साहब वज़ीर ख़जाना थे, उनसे पहले असद उमर साहब। क्या एक्सपेक्टेशन है, PTI के अंदर क्या सोच पाई जाती है? वज़ीर आज़म साहब ने इतना बड़ा फैसला किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और इकॉनमी जो है वो गेम चेंजर होती है। आपकी क्या राय है, इससे लोगों की क्या तवक्कुआत जोड़नी चाहिए? क्या वजह बनी हफीज़ शेख साहब को महंगाई बढ़ती हुई ले डूबी, या जो PDM का दावा है कि जी हमारी सेनेट में जब अपसेट विक्ट्री यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, तो इनका जाना ठहर गया था? शुक्रिया अनवर साहब। आखिरी सवाल से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक PDM पहले आपस में ही थोड़ी अपनी मसले मसाइल हल कर ले तो बेहतर रहेगा, ना कि वो हफीज़ शेख साहब और हमाद साहब की तैनाती पे बात करें। आपने अखबार के स्टेटमेंट्स देख लिए होंगे और मैं कोई भी चीज़ किसकी खिलाफ कहना पसंद नहीं करती, बट माजरत के साथ PDM जो बात कहती है ना, तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना, टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, कि थोड़ा सा ज़रा सोचना पड़ेगा कि बात किसने कही और किस हद तक इसमें सदाकत है। ये तो एक बात हो गई। जो दूसरी बात है, हफीज़ शेख साहब की, अगर आपको याद है कि ये जजमेंट भी आ चुकी थी
कि एडवाइजर नहीं हो सकते हेड ऑफ कैबिनेट कमेटी पे, फाइनेंस कैबिनेट कमेटी पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एग्जैक्टली। फिर उसके अगर आपको बात याद है कि हफीज शेख साहब मिनिस्टर का ओहदा उठाया और आइन के मुताबिक उनके पास 6 महीने थे कि या वो नेशनल असेंबली के मेंबर बनते या वो सेनेट के। वो हुआ नहीं, वो इलेक्शन हार गए यूसुफ रजा गिलानी साहब से, और उनके पास 10 जून तक का टाइम था। अब बजट आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी आप मजबूर तो थे, आपने हटाना तो था हफीज शेख साहब को, लेकिन ये दुनिया को इंस्टेबिलिटी का इशारा देती है, जिसे हम सिग्नलिंग इफेक्ट कहते हैं, सिग्नल देना। ये यहाँ पे अप्लाई नहीं करता। अगर पीटीआई डट के रह जाती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आती, वो दुनिया को गलत मैसेज जाता कि हुकूमत पाकिस्तान एक जिद पे पड़ी हुई है कि जी बाय लॉक एंड स्टॉक हमने यही फाइनेंस मिनिस्टर रखा है। नहीं, हमने अदालत की भी बात मानी, हमने आइन की भी पासदारी की, वरना अभी तुम्हारे पास आ चुकी है, सेनेट भी है, नेशनल असेंबली भी है। अमेंडमेंट पास करना कितना मुश्किल काम है जब दोनों हाउसेस आपके पास हो, आप जॉइंट में सेटिंग में कर लें, बट ऐसा नहीं किया वजीर तो आप आज़म कहते ने। हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल इशू वो वजह बनी, मेन वजह वो थी, और ऊपर से सामने आपके रमजान और बजट दोनों आ रहे हैं। जो दूसरी बात, या महंगाई का जो बात है, क्योंकि सेंटर शिबली फराज साहब ने कल मीडिया से बात करते हैं कि महंगाई का बहुत बड़ा इशू है। देखिए महंगाई तो अब हमारे साहब के टाइम में भी आएगी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो इस वक्त देख रहे हैं, कोरोना का जो तीसरा वेव आ रहा है पाकिस्तान में, दुनिया में ये सबसे खतरनाक है। इसमें कोविड की वेरिएंट्स भी आ गए हैं, म्यूटेंट्स आ गए हैं। इंडिया में डबल म्यूटेंट आ गया है, यूके का है, साउथ अफ्रीका का है, ब्राजील का है। तो इसलिए महंगाई दुनिया में अब बढ़ेगी, क्योंकि खाने की सप्लाईज अब ग्लोबली इस वक्त दुनिया में 22% खाने की, एक जिसे हम बास्केट कहते हैं ना, फूड बास्केट, वो गिरानी हो गई है। तो वो पाकिस्तान में कैसे नहीं आएगी? पेट्रोलियम ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है प्राइसेस। जब तक ये कोरोना की वजह से दुनिया में स्टेबलाइजेशन नहीं आएगी तो इन्फ्लेशन होगी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक ख़ास कंट्रोल है, एक कमेटी है जो पीएम उनको खुद उसको चेक कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। हमने अनाउंस भी किया कि रमज़ान का जो सब्सिडी पैकेज है, जो महंगाई कम करने के लिए। बट एक और ज़रूरी बात, अहम बात, कि हमाद साहब जिस तरह हमारे कॉलीग हैं, हम उनको देखते हैं, वो काबीना के चंद उन मेंबरान में से हैं जो अपना ढोल खुद नहीं पीटते। और पाकिस्तान में कोरोना के बावजूद जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो बिज़नेस डेवलपमेंट, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खुश हैं उनकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस से। तो अगर किसी और को देखना था, हमें तो ये खबरें मिली कि असद उमर साहब को भी ऑफर हुई। अब सच झूठ का नहीं पता, अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन असद साहब के पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, सारे मुल्क की प्लानिंग डेवलपमेंट है, सीपैक है। बट इट कुड ये भी हो सकता है कि हमारे साहब को डायरेक्ट मिला, मुझे वो नहीं पता, इतनी गहराई वाली बात मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे ये पता है कि जो अदालत की वजह से और जो केस की वजह से और आइन की वजह से हम पे ये इनकम्बेंट था, ये ज़रूरी था कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर वेल इन टाइम लगाना था, वरना इंस्टेबिलिटी उससे आनी थी। मुजम्मिल, आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है? और फाइनेंस मिनिस्ट्री जाहिर बात है बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में इसकी कलीदी अहमियत है, क्योंकि जिस तरह की हमारी मईशत है, हमेशा हर साल खसारे का बजट पेश किया जाता है और जो भी हुकूमत हो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, इसके अलावा महसूलात, रेवेन्यूज, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कैसे देखते हैं मुजम्मिल साहब ये जो तैनाती की गई है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक चीज की तो दाद देनी होगी और वो इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस। जिस दिन सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख साहब इलेक्शन हारे थे, जी जी, चंद घंटों में इन्होंने कहा कि मैं नो कॉन्फिडेंस वोट हूं। इसी तरीके से हमने ये चीज कल वापस देखी और वो ये देखी कि आज पाकिस्तान से, जिसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था माशी लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से यूरो बॉन्ड करने गया हुआ था और कल वजीर खजाना को तब्दील कर दिया। अब एक दिन पहले आप $2-2.5 अरब इंटरनेशनल मार्केट से रेस करने जा रहे हो और आप वजीर खजाना को एक दिन पहले जो है रिप्लेस कर दें, तो ये एक बहुत बड़ी कॉल होती है। मैं खुद इन्वेस्टर्स के साथ इन टच होता हूँ। इन्वेस्टर्स ने ये सवाल किया कि भाई ये आपका वजीर आजम ने आज क्यों कर दिया, ये तो आपकी बॉन्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। तो पैगाम ये दिया गया, जो हमने भी पैगाम दिया, कि देखें अगर 2 दिन बाद ये चीज करते तो इन्वेस्टर्स यही कहते कि हमारे साथ आपने जो है ना कंसील किया था, आपने वो वजीर खजाना जो आपने नहीं रखना था, आपने जानबूझ के उसको थोड़े दिन बाद फारिग किया या चेंज किया। तो ये कल इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, उसका रिजल्ट अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह पाकिस्तान ने $2.5 अरब इंटरनेशनल मार्केट से रेस कर लिए हैं अभी एज वी टॉक नाउ। अच्छा, ठीक है,
जी, और 5 साल की मुद्दत का जो बॉन्ड है वो पाकिस्तान को 6.12% पे मिला है। 10 साल का बॉन्ड $1 अरब पाकिस्तान को मिला 7.7% पे, और 30 साल की मुद्दत की भी पाकिस्तान को जो है आज सरमायाकारी मिल गई है 8.87% पे। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि $2.5 अरब जिस मुल्क में कल अगर फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए आज उस मुल्क ने उठा लिया। तो ये कॉन्फिडेंस नंबर 1 पाकिस्तान की माशी हालात पे, नंबर 2 कि जो लीड कर रहा है टीम उस पे, और नंबर 3 जो आपका जो अब इनकमिंग जो वजीर खजाना है उस पर एतमाद। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि कल रात को हालांकि हमाद ने चार्ज नहीं संभाला था, उससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक के साथ ही वाज ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन्वेस्टर्स, और उन्होंने बताया कि जी नथिंग हैज चेंज, एक नॉर्मल कोर्स की रीशफलिंग है, और उन्होंने पाकिस्तान केस को प्रेजेंट किया, और इंटरनेशनल जो गोरे हैं फॉरेनर्स उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने हमसे कोई धोखाधड़ी नहीं की, अगर आपके जहन में कोई तब्दीली थी तो आपने वक्त से पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया। उससे जो है वो एप्रिसिएशन का रिजल्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपके सामने। चलिए, तो आपने आम मैं जरा दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा और मैं जरा पूछूंगा ये जो डॉलर की मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, ये मार्केट कैसे बिहेव कर रही है और इसकी क्या वजह है। ये तो एक अच्छी खबर बताई है, चूंकि मुजम्मिल जो हैं वो कराची फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर बैठते हैं। शानदाना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है इट्स अ गुड न्यूज़, और इन्होंने ये लाइव हमारे प्रोग्राम में बताई कि $2.5 अरब का जो यूरो बॉन्ड फ्लोट हुआ था उसकी सरमायाकारी आई है। आपसे सवाल यह है कि कॉमन मैन के हवाले से, जाहिर बात है ये तो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इसका जरूरी रिफ्लेक्शन आती होगी। कॉमन मैन, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, एक अच्छी बात है, लेकिन उनको खाने का तेल, टमाटर, चीनी, इसके अलावा आटा, उनके निर्खों में कमी लाने के लिए उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कोविड है, मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल है, लेकिन कोई ना कोई तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होगा ना इसका। शुक्रिया अनवार साहब। देखें, जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल हम नेशनल असेंबली में कल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे और इंशाल्लाह मजीद करेंगे। उसका ऑर्डिनेंस ही लाए हुए? नहीं, बिल है जी, वो ऑर्डिनेंस नहीं है। अच्छा, जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है वो इसलिए असेंबली में एज अ बिल आ रहा है कि उस पर नंबर 1 बात हो सके। लेकिन मैंने परसों इतवार वाले दिन मोहम्मद मालिक साहब के शो में यही स्टडी कोट भी की, उनको भेजी भी, आपको भी भेजूंगी। दुनिया में 118 सेंट्रल बैंक्स का मवाजना किया गया जो नॉन OECD यानी गैर मालदार ममालिक का था, और उन सब में बाय एंड लार्ज, चाहे वो डेमोक्रेटिक ममालिक थे या गैर जमहूरी ममालिक थे, वहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि जहाँ पर आपका सेंट्रल बैंक एक हुकूमत का, जो फिर भी मातहत होगा वज़ीर आज़म के, पार्लियामान के, प्रेसिडेंट के, एक पूरे सिस्टम के, लेकिन फाइनेंस के चुंगल से वो बाहर होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो स्टेट बैंक मुल्क में हमेशा कीमतें कंट्रोल करने में कामयाब रहता है। 9 आउट ऑफ 10 केसेस, 10 में से 9 बैंक के कर पाए। और वो उन ममालिक इकोनॉमीज IMF के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। देखें, लेकिन हमारा तो ये भी इशू है। ये कोई इशू नहीं है। देखें, IMF के पास हम गए थे, IMF हमारे पास नहीं आया था, हम उनके पास गए कि मुल्क में ऐसे हालात है कि अब ये दिवालिया होने लगा है। और IMF ने नहीं कहा था कि दिवालिया हो रहा है, दुनिया के टॉप रेटिंग एजेंसीज ने कहा था कि इनका दिवालिया हो रहा है। लेबनान में हाल देख लें, वेनेजुएला में देख लें। हमेशा मैं कहती हूँ कि हमारी कौम माजिद के साथ अखबार नहीं पढ़ती है। ये जो इस वक्त टीवी तो बहुत देखती है, हाँ, बेरोजगारी है, जो महंगाई है, ये आनी ही थी, लेकिन हमारे सर आ गई। ये आनी थी कि जिस तरह मुआशी हालात को पिछली हुकूमत में संभाला गया, वो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। फाइनेंस एक पॉलिसी देती, एक्शन उस पर स्टेट बैंक करके देती। ये स्टेट बैंक का क्या वजह? आप कह रही स्टेट बैंक 118 की जो स्टडी है उसका बहुत कीमतें कंट्रोल में आती है, तो इतना शोर क्यों है फिर पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में भी और मीडिया में भी? कोई शोर नहीं है। शोर मचाने वाले वो हैं जो डरते हैं कि इस वक्त तक फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान यही करती आ रही कि एक ऑर्डर दिया, वो किसी न किसी तरह आपने पूरा करना है। चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर था वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते, लेकिन क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में स्टेट बैंक भी होता था, उसका गवर्नर नंबर 2 आदमी होता था, वो मुंह नहीं खोल सकता था फाइनेंस मिनिस्टर के सामने। अच्छा। अब देखें, ये नहीं हो सकता कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पानी में डाल दें कि जी बाबा आप हमारे जवाब देनी है। बिल्कुल जवाब दें, एक महकमा है हुकूमत पाकिस्तान का, बट क्या ये पहला हमारा, और क्या वो रेगुलेटर का रोल, उसके तहत फिर चीन निर्खों में कमी जो है वो वाकई हो सके? नहीं, वो देखें ना, वो उसके लिए हमें बेहतर प्लानिंग की कॉमर्स और फाइनेंस का काम है।
स्टेट बैंक का ये काम नहीं है। स्टेट बैंक का ये काम है कि जो मनी फ्लोज हैं आपकी मार्केट में, पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, किसके हाथ में, उसको कंट्रोल करे। और अगर मुल्क में महंगाई आती है किसी भी किस्म की, चाहे वो खुराक की हो, वो पॉलिसीज ऐसे पहले से करे, फोरसी करे, वो 8 महीने 10 महीने 2 साल की आपको फोरसाइट दे। ये तो नहीं है ना कि आज फोन हुआ जी अच्छा ठीक है हम ये कर देते हैं और पूरे मुल्क को तहस नहस। तो ये एक चीज़ है महंगाई को कंट्रोल करने की। दूसरे देखिए आपकी जो जखीरा अंदोजी है, आज मैंने एक बहुत मजे का प्रोग्राम देखा, आपको याद है 50-50 एक होता था, अलिफ और नून, पीटीवी पे चलता था, बड़ा बिल्कुल मशहूर। अलिफ नून, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, 40 साल पुराना प्रोग्राम है। और उसमें भी कह रहे जी दाल और चीनी छुपा ले, रमजान आ रहा है कि पैसे बहुत कमाएंगे। तो ये तो जब तक आपकी मार्केट फोर्सेस, एक चीज होती है ना कि मार्केट में हम कहते हैं जी फ्री मार्केट चलने दो, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर लेती है। इसे बोलते हैं मार्केट फेलियर, कि आपकी मार्केट से चीनी भी गायब हो जाए, आटा भी गायब हो जाए। ये मार्केट का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है। चीनी हुकूमत नहीं बनाती है, आटा हुकूमत नहीं बनाती है। पर लोग क्या करें? नहीं तो लोगों की तो ये मैं बता रही हूँ कि जो हम करेक्टिव मेजर्स करने जा रहे हैं उससे ये चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन ये जो माफियाज माशाल्लाह इतने छोटे छोटे माफियाज हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में भी बैठते हैं, हर हुकूमत में बैठते हैं, हर ब्यूरोक्रेसी में हर जगह बैठे होते हैं। माजरत के साथ इन माफियाज का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन रियासत को तो खड़ा होना पड़ेगा। रियासत खड़ी हो रही है। और इसी बात पे देखिए वज़ीर आज़म ने 10 दफ़ा ये बात कही है कि चाहे मैं अपोजिशन में बैठा हूँ, चाहे मैं री इलेक्ट ना हूँ, चाहे ये हुकूमत चली जाए, मैंने ये चीज़ें ठीक करके जानी है। लेकिन इनका टेक्निकल बेस जो है वो हर बंदा नहीं समझता। तो इसलिए कोशिश ये, मुझे ज़हर लगता है टीवी शोज़ पे आना, मैं सिर्फ इसलिए आती हूँ कि मुझे लगता है मेरी ड्यूटी है लोगों को समझाना कि ये प्रोपेगेंडा है, ये सच है और ये हकायक है। ठीक है। और ये मेरा भी जो है ना फूड बास्केट वो भी इम्पैक्ट हो रही है, नहीं कि मेरा और आपका नहीं हो रहा, हर किसी का होता है। किसी का और है वो तो। इन्फ्लेशन जो है ना, महंगाई एसेंशियली आपके रिज़्क पे एक टैक्स लग गया है। यस, इट इज एसेंशियली अ टैक्स कि आपके हाथ रुक जाते हैं। हिट पड़ती है सियासी हुकूमत को। बिल्कुल। मुज़म्मिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइएगा ये सर डॉलर की निस्बत रुपए की कदर में इजाफा, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए इसकी सबसे बड़ी जो वजूहात है वो कोविड है। कोविड, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हर साल हज, उम्रा वगैरह पे जाते हैं और एक कसीर फॉरेन एक्सचेंज जो है ओपन मार्केट से खरीदा जाता है। अभी जैसे शाबान का महीना चल रहा है, फिर रमजान आ जाएगा। नॉर्मल हालात में इस वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ से फ्लाइटें फुल होती थी। तो ये जो है सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है, बैरून मुल्क ट्रैवल बिल्कुल बंद हो रहा है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को एक तो जो डॉलर की डिमांड ओपन मार्केट से इस चीज के लिए, हज उम्रे वगैरह के लिए और नॉर्मल ट्रैवल के लिए, वेकेशन भी लोग बहुत करते हैं यहाँ से, आप लंदन अमेरिका वगैरह बहुत। तो एक तो वो बचत हो रही है, इस्तेमाल भी हुई। दूसरा ये कि जब ये बचत होती थी तो पाकिस्तान की पीआईए तो पाकिस्तान का पैसेंजर का 5% भी उठाती थी, बाकी जो है सारी बैरून मुल्क की कंपनियां उठाती थी, एमिरेट्स हो गया, इतिहाद, कतर वगैरह ये। तो उसमें भी आप एक बहुत बड़ी रकम एक जहाज वाली कंपनी को टिकट की शक्ल में पे करते थे। ये दूसरी वजह होगी। तीसरी वजह जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पैटअप ने आके जो कानून साजी कराई, इसमें अगेन हमाद अजहर को नहीं भूलना चाहिए कि हमाद अजहर साहब ने ये जो है पैटअप को लीड किया था और पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है 27 पॉइंट की, जिसमें से 24 पॉइंट जो है ये हमाद अजहर साहब ही ने लीड किया था और ये पाकिस्तान अब जो इंशाल्लाह जून में निकलेगा तो वो उनको क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये जो चीज है उससे जो है स्मगलिंग, ये जो है कैश पार्सल, मनी लॉन्ड्रिंग, उस पर भी काफी रोकथाम हुई। अच्छा, ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज आईएमएफ का प्रोग्राम। आईएमएफ का प्रोग्राम से जो है एक स्टेबिलिटी मिली, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आने लग गया। अभी जैसे मैंने आपको यूरो बॉन्ड का ही बताया है, तो इस वक्त जो है खरूज से ज्यादा आमद है फॉरेन एक्सचेंज की, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस हुआ है और रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। अभी थोड़ी देर ही पहले मैं पाकिस्तान के जो एक और प्रोग्राम में बैठा था, टॉप के प्रोग्राम में, पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब है कि 15 रुपए की कदर में इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में। 15 रुपए। और आप जी, और आपके प्रोग्राम में एक और मैं अभी आपको बात बता दूं, 1 जनवरी 2021 से लेकर आज की तारीख तक दुनिया की सबसे बेस्ट करेंसी जो है पाकिस्तान रही है। पूरी दुनिया की तकरीबन हर करेंसी ने डॉलर के आगे लूज किया है और पाकिस्तान ने जो है डॉलर के आगे एप्रिशिएट 4.1% सिर्फ 3 महीने में पिछले। तो ये भी एक पिछले 3 महीने में हमने अचीवमेंट हासिल की है। मुज़म्मिल, ये सस्टेनेबल है? सवाल ये है कि ये सस्टेनेबल हम रख सकेंगे इसको? देखें, बात ये है कि अभी जो हुकूमत ने ये जो है ये अच्छा काम ये किया है कि एक्सपोर्ट फोकस होना है ये, और दूसरा ये जो है
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो पहले बाहर से आती थी वो मकामी तौर पे बनना शुरू हो गई। छोटी सी मिसाल ले लें, मोबाइल फोन। इस वक्त तेल के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी दरामद मोबाइल फोन की थी। अब मोबाइल फोन के प्लांट लगना शुरू हो गया। दूसरा, गाड़ियों की सनत। सिर्फ पहले 3 मैन्युफैक्चरर थे, जापानी, अब कोरियन मैन्युफैक्चरर, चाइनीज मैन्युफैक्चरर, मलेशियन मैन्युफैक्चरर्स आना शुरू हो गए। तो ये चीजें जो हैं, अब पाकिस्तान का जो दरामदी बिल पहले जिससे बहुत बोझ था वो नीचे आना शुरू हो गया। पिछले दिनों हमारी मुल्क में जो फूड क्राइसिस आ गया और हमने जो है अनाज कुछ इम्पोर्ट किया, गंदम, चीनी वगैरह। अभी खबरें मिल रही हैं कि गंदम की फसल भी बहुत अच्छी आ रही है, तो आने वाले दिनों में उसकी इम्पोर्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अच्छा एक तज्जिया दिया। जो शानदाना साहबा ने कहा कि जो मार्केट को ओपन रखने से ये जो माफियाज जो हैं उनका इकट्ठ और गठजोड़ बन जाता है, उसका तोड़ कैसे मुमकिन है? आप चूंकि मार्केट में बैठते हैं, आप देखते हैं तमाम चीजों का। आप देखें ना, चीनी पर एक्शन लिया जाता है, फ्रॉम टॉप पॉलिटिकल विल का इजहार होता है। अब तो FIR भी कट गई हैं, लेकिन जो कीमत है वो 100 से नीचे नहीं आने देते। देखें, बात यह है कि इसका एक हल है। हुकूमत ने जब ज़राअत सूबों को दे दी, हुकूमत इस काम से निकल जाए कि इस साल गन्ने की कीमत क्या निकलेगी, इस साल गंदम की कीमत क्या निकलेगी, अगर चीनी की मिल जो है कम कमा रही है तो उनको सब्सिडी फ्री मार्केट कर दें। खाने की एक ऐसी चीज है, इसकी बरामद पे पाबंदी रखें, लेकिन दरामद पे जो है अगर पाकिस्तान से सस्ता बाहर से मिल रहा है तो उसको मंगा दें। क्योंकि जो जिनको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना पिछले 70 सालों में, वो बड़े बड़े जिम्मेदारों को दे। हाँ। एक तो वो टैक्स नहीं देते, उनको फिर टैक्स पेयर का पैसा दे दिया जाता है सब्सिडी की शक्ल में। आपको आवाम को देखना है। टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप अमीर से लेकर गरीब का खर्च करें। ठीक। इधर क्या हो रहा है कि आप अमीर से टैक्स लेते हैं, बल्कि आम आदमी से भी लेते हैं, और जो है बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, फार्म लैंड जो ओन करते हैं, अब उनको जो है पैसे भर देते हैं। और कभी कभार जब इनकी कीमत यहाँ ज्यादा होती है, दुनिया में सस्ती होती है, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बाहर से जो है ना चीज नहीं आने देते। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत कंप्लीटली डीरेगुलेट करती है आपको। और ये जो इस्लामाबाद में एक कमरे में क्यू ब्लॉक में बैठ के या ECC की मीटिंग में बैठ के गंदम की और उसकी जो है सपोर्ट प्राइस निकालते हैं, ये छोड़ दें। ये बेस्ट वे है। देखें, एक्सचेंज रेट आपने करके देखा पिछले साल, जब स्टेट बैंक को कहा कि आप इसको फ्री क्लोज कर दें और मार्केट बेस कर दें, आज 15 रुपये आपका करेंसी की रेट बढ़ गया, यानी मजबूत हो गई। आप मार्केट पे बिलीव रखें, मार्केट फोर्सेस पे बिलीव रखें, और आप सिर्फ एज अ रेगुलेटर काम करें कि अगर कोई चीज गलत कर रहा है, जैसे स्टेट बैंक एज अ रेगुलेटर बैंक के ऊपर काम कर रहा था जी, और उसने एक्सचेंज रेट में देखा कोई अगर बैंक मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता था, उसको वो पेनल्टीज लगाता था। आप एज अ रेगुलेटर काम करें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो चंद वज़रा, चंद वजीर या चंद पॉपुलर जो ताकतवर लोग हैं, लेकिन आप डिटेन करते रहे। ये आपका नुक्ता आम है, लेकिन इसमें मेरा एक आर्गूमेंट ये है, बल्कि शानदाना साहब इसका आप भी जवाब दीजिएगा, आप भी मुजम्मिल दीजिएगा, कि जो हमारे मुआशरे के पिसे हुए तबकात हैं उनके लिए तो बहुत सी रियासतें सब्सिडाइज करती हैं ना चीज़ें। वेस्ट में ट्रांसपोर्ट जो है वो भी सब्सिडाइज होती है, बहुत सी चीज़ें की तो जाती हैं। अगर फ्री मार्केट को दे दिया तो वो लोग जो खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं उनका अहवाल क्या होगा? पहले शानदाना, फिर मुजम्मिल। उनको करने जी जी मुजम्मिल, पहले आप बता दीजिए। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आम आदमी को जो है सस्ता करके दे दें, लेकिन आप इनको प्रोटेक्ट ना करें। जैसे चीनी है, 2 साल पहले ये आ गए थे, इन्होंने गन्ना भी सस्ता ले लिया और कह रहे थे कि चीनी जो है हमारी बिक नहीं रही, आप हमें सब्सिडी दे एक्सपोर्ट करने के लिए, और आपने इनको सब्सिडी दी और बाहर से इंपोर्ट करने की नहीं दी। अगर उस वक्त हुकूमत बाहर से इंपोर्ट अलाउ कर देती तो उस वक्त अगर 60 रुपये 55 रुपये की चीनी थी, शायद आम आदमी को 40 की मिल जाती। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये कि मेक योर मार्केट कंपेटिटिव। इनको जो है अगर 75 साल से अगर आप चीनी वालों को अभी भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं या इतने बड़े बड़े फार्म लैंड वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो फिर आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक, अहम नुकता है। प्रोटेक्शन नहीं दे, आम आदमी को जरूर दे, उसको एहसास, उसको जरूर दे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ शानदाना साहब कि निज़ाम जब तक से हमारी मईशत का और हमारे मुआशी सिस्टम को चलाने का नहीं बदलेंगे, बेशक हमाद अजहर साहब भी आ जाएं, वो नताइज नहीं निकलेंगे जो जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा है। देखिए जी, वज़ीर आज़म तो डे वन से कह रहे हैं, वो इलेक्शन इसी वजह से नहीं जीते थे कि निज़ाम का बेड़ा गर्क हो चुका है, और ये लोगों को बात नहीं समझ आती, क्योंकि जो सफ़ेद पोश हैं वो डरते हैं कि अगर तब्दीली आई तो इससे बुरी ना हो,
जो गरीब उसके पास और कोई रास्ता है नहीं वो कहाँ जाएगा, और जो सबसे मालदार तबका है उनको भी ये सूट करता है जी। उनको तो यही सिस्टम चाहिए कि कुछ ना बदले इसमें। और जब आप बदलेंगे तो उसमें आपको ब्लो बैक आता है, पॉलिटिकल भी आता है, गवर्नेंस का भी आता है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में 125 साल से थाने इस तरीके से चल रहे हैं जो चलते हैं, क्योंकि पुलिस वो सीन, पुलिस एक बॉस थी आपकी, पुलिस आपकी केयर टेकर नहीं थी, आपकी सर्विस नहीं करती थी पुलिस, क्योंकि आप निकले थे कॉलोनियल टाइम से, अंग्रेजों के वक्त रियाया से समझती थी हम उनके। अब उल्टा है, अब जो तो आपका क्या ख्याल 125 साल में जो पाकिस्तान के थाने थे वो 2 साल में बदलेंगे? पंजाब में, मैंडेट तो केपी 5 में, साल का होता है ना। देखें हम 125 अगर साल तो नहीं मिलेंगे आई ना एग्री उसके विद यू, हमने 5 साल में वो करना है कि हमने वो पटरियां लगानी है रेलवे की कि वो कोई उखाड़ ना सके, और वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप एक एसएचओ से कहेंगे कि यू आर हियर टू सर्व द पीपल, लोगों की खिदमत करो, कहेगा नहीं जी मैं तो बादशाह, मैं तो दिन के 3 लाख कमाता हूँ, ये आप कैसे बातें करें, मेरी तनख्वाह को मैं कहाँ देखता हूँ। यही चीज़ अगर आप शुगर पे ले आए, माफिया की जो बात कर रहे थे, चीनी पे मैं कितने अरसे से काम कर रही हूँ मेरी कैपेसिटी में कॉमर्स मिनिस्ट्री में, और चीनी को 4 किस्म की प्रोटेक्शन मिलती रही जो दुनिया भी करती है, क्योंकि खुर्दोनोश की चीज़ है, और आप जब नई इंडस्ट्री लगाते तो आप उसको करते हैं प्रोटेक्ट, लेकिन प्रोटेक्शन हम इस हद तक ले गए कि आप उनको एक्सपोर्ट सब्सिडी भी देते थे, आप उनको फ्रेट सब्सिडी भी देते थे, आप उनको जो बाहर से चीनी हम इंपोर्ट करते थे उस पर भी आपने ड्यूटी लगा दी। दुनिया में 40 रुपए किलो मिलती थी, यहाँ पे 80 की, जी क्यों आपने वो ड्यूटी लगाई उस पर? आने दे उसको 40 रुपए बिकने दें। पाकिस्तान की मिलों को कभी तो आपने कंपेटिटिव करना है ना, कि दुनिया से वो कम्पीट कर सके। अच्छा, चौथी इनको हम देते थे, एक और भी इनको हम सब्सिडी देते थे, मैं याद करती हूँ अब वो खत्म हो गई, अभी भी दे रहे हैं? नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। चलिए ये खबर है कि वो खत्म हो गई। असद उमर साहब ने जो मना किया कि हमने इनको नहीं देनी सब्सिडी, तो वो पंजाब से ले ली। अब वैसे जो मुजम्मिल कह रहे थे कि अगर ये वक्त पे कर लिया जाता तो चीनी जो है 60 से ऊपर ना जाती। देखें, मुझे मुश्किल लग रहा है, अच्छी बात है, माजी में प्लानिंग करने में तुम्हारी विजन हमेशा 2020 होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने ये माफियाज अभी सट्टे वालों को जो बुला लिया है पंजाब हुकूमत ने, देखें अब पाकिस्तान में जो हमारा पूरा इस वक्त निज़ाम है ज़रात का, वो उसको पाकिस्तान का आड़ती चला रहा होता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने वक्त पे कोई काम नहीं किया, तो आड़ती को आप बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो वही स्पेकुलेटर होता है। हाँ, और जो लेकिन आड़ती का मॉडल फेल हो चुका है ना, जहाँ पे स्टेट बैंक को, जहाँ पे MFIs को, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को, इन बैंक को आगे आना चाहिए था, वहाँ पे आड़ती आ गया, उसने फिल इन द गैप कर दिया। वो बच्ची की शादी के पैसे भी देता है, स्कूटर के भी देता है, खाद के भी देता है, बीज के भी देता है, तो फिर आपका सिस्टम ही अगर वो है, अब 40 साल से ये सिस्टम चल रहा है, आप एक दिन में उसको बदल सकते हैं? आप मेरे आपके पास तो गोदाम नहीं है ना ये आटा और चीनी रखने के, जिसके पास गोदाम है वही रख रहा है। तो ये इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारा और इंशाल्लाह मेरा चूंकि वक्त खत्म हो जा रहा है, ये विल है मौजूद है आपका। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी अपने शोज में लेते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बताएंगे तो कोविड-19 पे हम जरा खसूसी गुफ्तगू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इस सिलसिले में आज इकदाम उठाए, गुज़िश्ता कल पंजाब ने उठाए थे। एक डॉक्टर से भी बात करेंगे, थर्ड वेव कितनी डेंजरस और हमें इसके लिए कितनी एहतियात करना होगी। छोटा सा वक्फा, सुबह लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। Goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे कोविड-19 की तीसरी लहर जो ख़तरनाक हद तक
इसमें इजाफा दिखाई दे रहा है, केसेस हो रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, ICU इंचार्ज हैं इस्लामाबाद में निजी हॉस्पिटल के, और बहुत से कोरोना से मुतासरा मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपसे फर्स्ट वेव सेकंड वेव में भी गुफ्तगू हुई। थोड़ा सा ज़रूर मैं चाहूँगा कि अपने हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये थर्ड वेव क्यों कर इतनी तेज़ी से फैल रही है, जबकि फरवरी में हम देख रहे थे कि कोरोना से मुतासरा लोगों की तादाद में कमी आ रही थी। मार्च में इतना ज़्यादा होशरुबा इजाफा कैसे हो गया? जी, अस्सलाम वालेकुम अनवर, शुक्रिया बहुत बहुत आपने बुलाया इस प्रोग्राम में। देखें वो एक तो ये था कि एक्सपेक्टेड था कि ये वेव आएगी और अच्छा। हाँ ये होना था। और आपने देखा क्योंकि ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर रहा था दुनिया में, आपने देखा UK में, बाकी मुल्कों में, ब्राज़ील में, और जो भी यूरोप अमेरिका आप करें तो इसमें ये था कि म्यूटेट कर रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। वहाँ पे लॉकडाउन हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में देख लें तो हमें ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ये होगा, और ये अपना थोड़ा सा फरवरी के एंड में उधर जाके प्लेटो किया, नीचे गया, और फिर ये वेव हमारे उधर आई। उसमें कपल ऑफ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि ट्रैवलिंग शुरू हो गई, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुल गए, लोगों के दफातर खुल गए, बाकी शादी घर वगैरह ये सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, तो इंटरेक्शन बढ़ गई। फिर ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई, तो ज़ाहिर बात है UK से भी लोग आएंगे, दुबई से होते हुए आएंगे, कहीं से आएंगे, वो ट्रैवल इंटरेक्शन हुई। फिर इसकी एक जो सबसे बड़ी, जो अगर मुझसे आप पूछें, जो मेरा अपना, मैं लोगों से इंटरव्यू करता हूँ डेली, इतने मरीज़ देखता रहता हूँ, तो इसमें जो शादियों का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सुपर स्प्रेडर सुपर स्प्रेडर है, क्योंकि जब शादी में लोग जाते हैं तो वहाँ पे गहमा गहमी होती है, और हमारे यहाँ तो कोई SOPs फिर फॉलो वैसे नहीं फॉलो करते, तो शादी ब्याह में नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग, जिस तरह मैं पूछता रहता हूँ तो कहते हैं जी हम कराची से आए थे शादी पे, फिर कोई लाहौर जा रहा होता है, कोई लाहौर से इस तरह होता है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे चले जाएं तो पिछले कुछ हफ्तों में जब ये सर्ज आई है और ये इतना ज़्यादा हुआ है, तो इसमें आप देखें कि पंजाब में ज़्यादा हुआ है। वन ऑफ द रीजंस पंजाब की वो यही थी कि शादी ब्याह के फंक्शन ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि ट्रैवल हुआ है ना, लोग आए हैं वहाँ से ना, लोगों के रिश्तेदार हैं, आते हैं, तो UK वेरिएंट बहुत इसमें ज़्यादा हमें देखने में, वो टिपिकल वही है जो हम सुनते थे UK। इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ हैं? इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स इस तरह से कि एक तो ये सुपर स्प्रेडर है, मतलब बड़ी जल्दी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत से लोगों को ये कर देगा। अगर हम पहले 5 लोगों को कहते थे कि जी एक दफ़ा वायरस हो गया किसी को तो ट्रांसमिट करेगा, तो 5 में होगा, ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। तो एक तो ये सुपर स्प्रेडर है। फिर इसकी जो इन्फेक्शन की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमने फर्स्ट सेकंड वेव में देखी। अभी भी टेलीफोन पे मैं किससे बात कर, जिसको फर्स्ट वेव पे हुए थे, हमारे पेशेंट थे, उनकी मदर भाई को भी हो गया है और वो काफ़ी बीमार हो गए। तो ये मरीज़ को बहुत तेज़ी से बीमार कर रहा है, और ये मरीज़ को टाइम नहीं देता। वो अलामात अब इसमें नहीं है, ये डायरेक्ट जो है लंग्स पे अफेक्ट करता है, डायरेक्ट शिद्दत से करता है। 2 दिन में मरीज़ आ जाता है, वो कहता है जी मैं पूछता तो नहीं है, इस तरह हो नहीं सकता, आप कुछ बीमार थे, गला, कहता नहीं जी 2 दिन में मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं आपके पास आ गया। और जब हम उनका एक्सरे CT स्कैन और टेस्ट देखते हैं तो वो मतलब हमारे लिए एक सरप्राइजिंग होता है इतना। ये भी एक ऐसे कुछ केसेस आए हैं कि जो PCR टेस्टिंग होती है उसमें नेगेटिव आने के बावजूद उनमें अलामात होती है? बिल्कुल, वो नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं, और अलामात उनकी, या उनका जो CT हम देखते हैं तो उसमें वो स्प्रेड होता है। हम कहते हैं ये कोविड नमोनिया, और ये स्वेड नमोनिया के साथ हैं, और कोविड ये, और इस टाइम तो कोई और चीज़ नहीं है। तो ये उसमें इस तरह से जो है चेंज आ रहा है। अब अगर आप हमारे मुल्क की तरफ देख लें तो वहाँ पे डबल म्यूटेंट आ रहा है, डबल वेरिएंट हो गया, भारत में आ रहा है। मतलब उसने अपने आप को डबल वेरिएंट पे, वो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वो और इन्फेक्टिविटी उसकी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो है ना, एक किस्म की उसकी शिद्दत में और स्प्रेड होने में। बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है? अब ये पहले तो ये था कि जी बच्चों में नहीं हो रहा, अब तो जो फिगर्स आई हैं वो भी बहुत ही परेशान कौन है। अगर आपकी इजाज़त हो, कामरान बंगश साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, क्योंकि आज हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से स्टेप्स लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब बताइएगा, कल हम हुकूमत पंजाब के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे और पंजाब ने वसी पैमाने पर फैसले लिए हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसले लिए हैं। अगर आप इख्तिसार से बता सके क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, तकरीबन जो NCOC की में कंसल्टेशन हुई सब सूबों की, सब ने अपने अपने तजावीज़ दे दी। हमारे पहले मरहले में तकरीबन 11 अजला में
तालीमी इदारे हमने बंद किए थे जी। दो ऑफ डेज हमने डिक्लेयर किए थे मार्केट के लिए और दुकानों के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह बन के तो वो बढ़ा दिए हैं हमने। 6 मजीद अजला उसमें ऐड कर दिए हैं जहाँ पे 8% से या 5% से जब ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है। जी। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो हमारा सेंट्रल रीजन है जिसमें पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, मदान ये मोस्टली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं और फिर साथ में मालाखंड, स्वाद भी अगर ऐड कर लें, कोहाट और ये एरिया भी, तो ओवरऑल जो है ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है इसमें तो कुछ ऐसे अजला हैं जिनमें 20% से भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। डेथ काउंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमने ये मेजर लिए इंडोर और आउटडोर जो है वो जो शादियां हैं, मार्केट और शादी हाउस हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है मुकम्मल तौर पर। अच्छा। इसके अलावा जो हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा आती है वहाँ पे पब्लिक की एंट्रेंस के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जिन डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, मास्क पहनना जो है वहाँ पे लाजमी हो गया है। हॉस्पिटल्स में हमने इमरजेंसी ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दी है। ओपीडी जो है मेजर हॉस्पिटल्स में हमने बंद कर दिए हैं, वहाँ पे भी कैपेसिटी भी हम बढ़ा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो हेल्थ केयर कैपेसिटी है हमारी वो 70 to 80% हो गई है। हम कैपेसिटी इनहेंस कर रहे हैं, तकरीबन 500 बेड्स की हम मजीद बढ़ा रहे हैं जो कि हफ्ता 10 दिन में बढ़ जाएगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें इन जनरल और इन पर्टिकुलर जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे और जो कुछ और अजला हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 20% से भी ज्यादा हो। कामरान साहब, ये मुझे बताइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से आज चूंकि अब तो सूबाई हुकूमतों को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो खुद से भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन, उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई फैसला किया है? मैं सिंध हुकूमत की जो वजीर सेहत है उनकी गुफ्तगू सुन रहा था कि वो कैंसिनो जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो ख़रीदेंगे या उसका ऑर्डर दे रहे हैं। आप लोग ने इस सिलसिले में कोई मनसूबाबंदी की है? जी, इस पे हमारी आज प्रोविंशियल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है, उसमें सैर हासिल इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। हम भी प्लान कर रहे हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो है वो फिलहाल कर रहे हैं कि वो अपना प्लान ऑफ एक्शन हमें दे दे। अगर वहाँ पे कोई रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स हैं या कुछ इस तरह के हैं जिसपे सूबे जो है अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन जनरल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये स्ट्रेटजी बनाई है कि हम एक सेंट्रलाइज तरीके से अगर करें तो एक तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, एक जो है वो एक्सपीडिशियसली पाकिस्तान पहुंच जाएगी वैक्सीनेशन। तो हम उनका वो कर रहे हैं। कोई भी अगर कंस्ट्रेंट्स आती है तो सूबे अपना हिस्सा डालने के लिए सूबे अपना, तो हम एनसीओसी की जानिब देख रहे हैं। इस हवाले से एनसीओसी रेगुलरली हमारे साथ। अच्छा, ये मुझे बताया, आपने कहा कि दफा 144 के तहत मास्क की पाबंदी आयद होगी, जो नहीं पहनेगा तो उस पर क्या कोई कदगन लगेगी? क्योंकि बहुत से लोग तो इस्लामाबाद में पाबंदी है लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ आते जाते लोग मास्क नहीं पहनते। जी, ये दफा 144 के तहत जो है वो जुर्माने भी हैं, उनके ऊपर केद भी है और दोनों भी है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है डिक्लेयर जब सेक्शन 144 किसी भी चीज के ऊपर लग जाता है। उसमें डिफाइंड है कि आप कितने जुर्माने आप देंगे, कितनी कैद आपको हो सकती है और फिर उसको जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है वो अकॉर्डिंगली उसको उसका ट्रायल हो जाता है और अगर कैद है तो उसको कैद चढ़ा देते हैं। तो ये यूजुअली तो ना जुर्मानों के लिए ना किसी को कैद करने के लिए, एक डेटरेंस के लिए है, बट हम इम्प्लीमेंटेशन में है, हम उसकी भी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कि सेक्शन 144 के तहत जुर्माने भी हो रहे हैं और कैद भी हो रहे हैं। असल में कामरान साहब, चूंकि हमारे साथ बड़े जो डॉक्टर भी मौजूद हैं, हम लोग अनफॉर्चुनेटली जरा डेयर डेवल भी हैं। हम लोग कहते हैं कि शायद ये बीमारी है ही नहीं और जो है 1 साल हो गया है, वो पेंडेमिक फटीक भी एक एलिमेंट आ जाता है। इसी लोग जो है वो इतना ज़्यादा कहने के बावजूद भी अगर मास्क ना पहने तो आप समझते हैं कि भारी किस्म का जुर्माना होना चाहिए ताकि फिर जैसे इस्लामाबाद और मोटरवे पे हम देख रहे हैं लोग बेल्ट इसलिए पहनते गाड़ी चलाते हैं क्योंकि जुर्माने का ज़्यादा डर होता है। हम तो खैबर पख्तूनख्वा के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे लोग इससे ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप उनको जुर्माना करते हैं या इस तरह की स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करते हैं। तो हम दोनों चीजें साइड बाय साइड चला रहे हैं, हम अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारे लोगों का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है, हम उनको अपने साथ शराकतदारी के तौर पर, हम पार्टनरशिप के तौर पर हम उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपीलें भी कर रहे हैं। यूजुअली इधर जो है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहती, तो दोनों वाली आपने जरूर बात की, मैं चाहूंगा जरा सुन लीजिएगा। डॉक्टर शादी साहब बताइएगा कैसे इन्फोर्स किया जाए लोगों में ये जो मास्क पहनना है, क्योंकि हम तो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, अब ज़ाहिर बात उसकी टाइम लाइन है। जैसे अब 30 मार्च से जो है वो 50 और 50+ लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू आज से हो गई है।
सवाल यह है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक उन लोगों के लिए मास्क ही बचाव है ना। जी देखिए, उसमें मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, वही सारी चीज़ वही है। सारी जो पहले। लेकिन अब ये आप इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, अच्छा। इसमें सिर्फ अवेयरनेस जो है ना वो ज़्यादा करती है। फिर मैं वो कहता हूँ जिन लोगों को हो जाती है तो उनको मैं कहता हूँ कि आप ये एडवोकेट करें कि आपके ख़ानदान में होगी, आपका कोई बुज़ुर्ग या कोई खुदा न खास्ता फौत हो गया या बीमार हो गया, अस्पताल में रह के गया, कि आप अपने लोगों में, अपने कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, ये देखें ये अवेयरनेस कैंपेन है। किसी को आप डंडे के ज़ोर पे नहीं कर सकते, ना इतनी आपके पास फोर्स है कि आप खड़े हों और उनको, गाड़ी एक अलहदा चीज़ है, बेल्ट वो एक आप उसमें जा रहे हैं और एक वो कन्फाइंड सी चीज़ है, आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक हजूम खड़ा है वहाँ पुलिस की कितनी नफरी ले आएंगे। लॉकडाउन से भी लोग निकलते रहे हैं अनवार, आपने देखा है, हमने विटनेस किया, बेचारे वो ला के रखते थे लॉकडाउन, उसमें से लोग भी भाग जाते थे। जब शुरू में फर्स्ट वेव में लोगों को होटल में रखा गया तो लोग उसमें से निकल के चले गए, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो गया, भाग गए अपने घर, मतलब पता ही नहीं चला कहाँ आए किधर चले गए, फैला दिया। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। देखें, लोगों को आप बाज़ारों में जाएं, लोग खड़े गुफ्तगू कर रहे हैं, 5-10 का ग्रुप है, लड़के हैं, मतलब लोग हैं, आप उनको कैसे डंडे मारेंगे और वो करेंगे। इसमें ऑल अवेयरनेस है, आप जाएं उनको पोलाइटली कहें, ऐसा ऐसा लोगों में अवेयरनेस आ जाती बच्चों है। के हवाले से मैं जानना चाह रहा था, जो बच्चों पे हमारी बात हुई थी, फिर मैं कामरान साहब को जाऊंगा। आपने कहा बच्चों में ये बहुत ज्यादा फैल जी, रहा है, पहले बच्चों में इसकी क्या वजह है? बस ये वायरस अब अपनी जगह अपने आप को चेंज कर रहा है और अपनी होस्ट तलाश कर रहा होता है। जिस तरह एक कोई भी होता है ना, अपने होस्ट एक से पहले बूढ़ों में आ रहा था, बीमारों में आ रहा था, फिर उसने जो है उनसे कम उम्र में गया, अब नौजवानों में शुरू हो चुका था, अब वो बच्चों को अपना होस्ट कर रहा है, वो उनसे निकल के वो, ये एक वायरस का एक अपना तरीका कार है। तो आपने जिस तरह भी खबर भी सुनी होगी, लाहौर में भी बच्चों की अमवात हुई है, तो ये बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आपके प्रोग्राम से सोशल मीडिया है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया है, या वैसे किसी तरह से अवेयरनेस अगर आप नहीं करेंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे नहीं, तो जब तक वो मतलब उसको बड़ा लाइटली लेंगे। बड़ा हम लोग तो उठाए। कामरान साहब, मैं आपसे जरा चाहूँ, चूंकि आप मुशीर इत्तलात भी है सर, इस एस्पेक्ट को कैसे एग्रेसिवली, एक तो ये मीडिया पे आके आप बात कर रहे हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाए। मसाजिद हैं, आप चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं, लोग मसाजिद में जाते हैं, कल शब बारात थी, अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो मिंबर और महराब को भी इस्तेमाल किया जाए और लोगों को बताया जाए कि समाजी फासला रखें, मास्क पहने, और अगर उन्हीं की जबान में समझाया जाए तो शायद बेहतर अंदाज में मैसेज पहुंचेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हमने इसके ऊपर जो फर्स्ट वेव था उस पे हमने यही किया था। मैं उस वक्त लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देख रहा था, तो मैं खुद एक दिन माइक उठाकर, हैंड फोन उठाकर अपने साथ में अपने हल्के में चला गया, क्योंकि लोग बड़ा केयरलेसली वो करते हैं। तो हमने मुख्तलिफ टूल्स के ऊपर हम गए, हम मोहल्ले की मसाजिद, उलमाए कराम, हम उनको भी इंगेज कर चुके हैं, कर रहे हैं। जो लोकल लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें काउंसलर्स, नाज़मीन, जो हमारी पार्टी के सदूर हैं, हमने उनको भी इंगेज रखा हुआ है। जो टाइगर फोर्स है, हम उनको भी इन्वॉल्व रख रहे हैं कि वो भी इसमें हमारी हेल्प करें, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी मुल्क में। और अब जो 2 वेव्स गुजर चुकी हैं, तो लोग काफी हद तक जो है वो ऑलमोस्ट तंग आ चुके हैं। सही। हम फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके तवज्जुह से, बाकी चैनल जो लोकल मीडिया उसके तवज्जुह से भी, केबल ऑपरेटर्स को भी हम कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो अनकन्वेंशनल मेथड्स में भी हम खुद जब जाते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ फातिहा खानियों पे गया हूँ हल्के में, तो उधर भी मैंने लोगों को बारहा रिक्वेस्ट की है। इशू जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब लोगों को इकोनॉमिक, कामरान भाई, अगर आप फातिहा खानी पे ना जाएं और टेलीफोन कर दें तो ये ज्यादा बेहतर तरीका कार नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फातिहा खानी पे जाएंगे तो फिर लोगों के साथ हजूम इकट्ठा होगा ना। हम मिलते नहीं है वहाँ पे ये फायदा होता है कि अगर कुछ लोग SOPs को फॉलो नहीं करते तो वो अपनी लीडरशिप को देख रहे होते हैं। अच्छा। हम जब मिसाल के तौर पर मास्क पहन लें या फातिहा खानी में लोगों से ना मिले, सिर्फ सलाम करें, उनसे दूर बैठें, तो ये उनको एक मैसेज जाता है और उधर हम बोल भी देते हैं, तो लोगों में एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस की आ जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो कन्वेंशनल तरीकेकार है, अगर उनसे हम लोगों को अपने साथ इंगेज ना रखें, तो
जो कंटेम्प्रेरी तरीका है जिसमें हम मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज कर रहे हैं, वो शायद इतना इफेक्टिव ना हो जितना हम कन्वेंशनल जो हमारे लोगों की इंगेजमेंट का और लोगों की मोबिलाइजेशन के तरीके हैं उसमें हम अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान बंगर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, मैं वैक्सीनेशन के हवाले से आपसे पूछूंगा, ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, ये वैक्सीनेट अपने आप को कराना चाहिए और ये कितना इफेक्टिव होता है, लेकिन जब वैक्सीनेशन एक दफ़ा आपकी हो जाए उसमें पहली डोज और दूसरी डोज के दरमियान एंटीबॉडीज़ कितनी बन सकती हैं और उसके कितना एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि वैक्सीनेट करा दिया हम बिल्कुल महफूज हो गए। जी देखिए, वैक्सीन जो है ना, ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देती आपको, पहली बात है। सही है। अब जितनी वैक्सीन हमारे पास आ रही है, जिस तरह अब आपने बताया साइनोफार्म है जी, साइनोफार्म को 70-75% प्रोटेक्ट करती है। आपकी अभी आ रही है कैनसाइनो, ये भी चाइनीज़ वैक्सीन है, अभी मैं ख्याल ले लिया गवर्नमेंट ने जी। ये तकरीबन 65% इफेक्टिव होगी, ठीक है ना। अच्छा। तो अब एक तो चीज़ हम वही बात करें कि जो हमने प्रोटेक्शन अपनी खुद से करनी है वो कैरी ऑन करना है हमने। अब देखें, अगर आपने 100 लोगों को लगाया तो 65 जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, 35 फिर भी अनप्रोटेक्टेड रहेंगे, तो बड़ा मार्जिन अभी भी है। फिर इसमें एक डोज लगने के दूसरे डोज लगने के दरमियान वक्फा हो जाता है, बाज़ लोग डिले कर देते हैं, 3 हफ्तों से 4 हफ्ते हो जाते हैं, तो एंटीबॉडीज़ भी बनने में टाइम लग जाता है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज के दरमियान एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, लेकिन वो 4 से 6 हफ्ते उनको लगते हैं। ओके। हाँ, तो आप ये नहीं कि आपने वैक्सीन लगाई और आपने कहा अब तो जी मैं बाहर निकल रहा हूँ और अब मुझे कोई कोरोना तो कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं। तो वो लोगों को ये भी बताना होता है कि आपने एक डोज लगाई, अब आपकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और आपने जब दूसरी डोज लगाएंगे तो फिर ये वैक्सीन इफेक्टिव उतनी होगी जितना वो क्लेम करते हैं, तो उस टाइम तक आप फिर भी अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं। फिर ये बात होती है कि हर मरीज़, हर बंदे का एक एंटीबॉडी बनने का डिफरेंट वो होता है। ये नहीं है कि निज़ाम होता है जिसमें इम्यूनिटी है ना बेसिकली किसी चीज़ की, तो हर एक डिफरेंट होती है, तो किसी की लेट होगी, किसी की जल्दी होगी, तो आप उसका भी वेट करेंगे कि आपकी एंटीबॉडीज़ बन जाए। एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए? करवाना चाहिए जी, बिल्कुल करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चले जो आपने वैक्सीन लगाई है उससे आप प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, आपकी लेट एंटीबॉडी आ रही। उसमें ये चीज़ होती है ना कि बात वही आप जिस तरह करें ना, लोग अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, वो कहेंगे हमने तो वैक्सीन लगाया, अब उनकी एंटीबॉडी नहीं बनी तो दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन। और बहुत से लोग जिनको कोरोना से सेहतयाबी मिली वो भी समझते हैं कि शायद उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। अच्छा, एंटीबॉडीज वेयर ऑफ हो जाती हैं इवन वैक्सीन के बाद भी आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, और अगर बिल्कुल होती है तो 1 साल में हो जाती है। तो ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली और आप 1 साल बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। उसकी मिसाल आपको मैं इस तरह देता हूँ कि जिसको फर्स्ट वेव में हुआ, सेकेंड में हुआ, उनकी एंटीबॉडीज़ बनी नहीं बनी, हमारे पास वो दोबारा आ जाते हैं, उनको रीअकरेंस भी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये वायरस अपने आप को चेंज कर रहा है, ये उसी होस्ट को फिर ढूंढेगा जहाँ इसने पहले अटैक किया है, उसकी इम्यूनिटी भी कम है, उसके थोड़े फेफड़े भी डैमेज होंगे, तो ये उसको ज़्यादा करेगा। तो आप ऑल द मोर रीज़न है कि आप अपने आप को फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, जिस तरह वो ये जो वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस है, ये चूंकि आप जैसे बता रहे हैं कि वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, अपनी साख्त बदल रहा है, अगर मैं आम सादा ज़बान में बोलूं जी, वो वैक्सीन कब तक इस चीज को कवरेज देती रहेगी? देखिए यूके वेरिएंट है, आपने इंडिया के वेरिएंट की बात की। वैक्सीन कवरेज कुछ हद तक देगी, एक टाइम आएगा कि ये वैक्सीन कवरेज नहीं देगी, नहीं, तो इसीलिए आप उसको, फिर वही बात आ जाती है ना कि हमें इससे लड़ना है, इसको किसी तरह जाना है। अब उसमें हमने सोशली भी अपना काम करना है, हमने मेडिकली भी काम करना है, अवेयरनेस भी करना है, वरना हम इससे लड़ते रहेंगे, वैक्सीनें आती रहेंगी, कोई वैक्सीन ऐसी नहीं आएगी जो कहेगी कि जी फॉर लाइफ आपको हमने लगा दी। और ये तवातर से तसलसल क्योंकि वायरस है ना, वायरस कोई ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया आपने मार दिया, ये अपने आप को चेंज करेगा, बैठ जाएगा कहीं पे, ये फिर आएगा वापस। हाँ, हम लकी रहे हैं पिछले अगर डेकेड एक चले जाएं 10 साल 15 साल पहले, कि हम लोग इसलिए दुनिया लकी रही कि ये जो स्वाइन फ्लू एपिडेमिक आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, उसने अपना आउटब्रेक किया, लेकिन वैक्सीन आने तक वो ख़त्म होकर चला गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें तो ऐसा हो ही नहीं रहा ना, वैक्सीन भी कोई 100% तो नहीं है, मैंने फिर आपको ये कहा। जी, आप बता तो रहे हमें वो अपनी बचत, अपनी चीज़ें, अपनी लाइफस्टाइल को हमने चेंज करना है। हु नोज के और 4th वेव आ जाए, 5th वेव आ जाए, इससे ज़्यादा ख़तरनाक आ जाए, हमें तो अभी कुछ पता नहीं। ये 2 साल मेरी अपनी इसमें वो है कि ये 2 साल हमारे मुश्किल गुजरेंगे, ये 2 साल। तो हमें इसमें 2 सालों में बहुत एहतियात करनी होगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब और कामरान बंगर साहब ने भी ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अब इसलिए अपने एक सेगमेंट ज़रूर कोविड पे रख रहे हैं कि ये बहुत अहम है। पिछले 24 घंटों में 100 अफराद पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हार गए और अब बच्चे, हेल्थ लाइन वर्कर्स जो हैं
वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। एहतियात हम कर सकते हैं, जो हमारे करने के काम है। जिनका वैक्सीनेशन का पिन कोड आ गया, नंबर आ गया, वो ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेट करें, उसके बाद भी एहतियात का दामन न छोड़ें। और जिनका नहीं आया, मेरे समेत, वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें जितना हो सकता है। यही हमारा पैगाम भी है और यही हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट भी है। आज के लिए यही कुछ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।